राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के साथ एक चीज बिल्कुल ठीक हो गई कि ये दोनों टीम्स अपना दूसरा मैच एक ऐसी टीम के साथ खेलने आ रही थी जो अपना पहला मैच हार के आ रही है। राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच एसआरएच से हारी थी और केकेआर अपना पहला ही मैच आरसीबी से हारी थी। तो एटलीस्ट ये दोनों टीम एक मैच हारने के बाद अब अपना दूसरा मैच एक ऐसी टीम के साथ नहीं खेलने वाली थी जो पहला मैच जीत चुकी है, तो ये मैच भी अंडर प्रेशर खेलने आती। अब ये गेम केकेआर जीत गई है तो एटलीस्ट उनको 2 पॉइंट मिल गए हैं, पर इसका नुकसान भी उतना ही था कि अब राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल टेबल पे लास्ट में जा चुकी है, तो वो और भी ज्यादा अंडर प्रेशर है। और राजस्थान रॉयल्स का अंडर प्रेशर होना बनता भी है क्योंकि इस टीम में कोई बैलेंस ही नहीं है। इनके बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर है, शिमरॉन हेटमायर, वो भी 8 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। उससे पहले कल के गेम में वानिंदु हसारंगा को जरूर टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट किया, पर आप उनको एक प्योर बैटर नहीं बोलोगे, एक लाइफलाइन की तरह उनको थ्रो किया गया था और वो भी फेल ही हो गए थे। उससे पहले सारे इंडियन बैटर्स हैं, और ये बात मैटर इसलिए करती है क्योंकि जब एक फॉरेन प्लेयर आईपीएल खेल रहे होते हैं तो उनपे अपनी इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता जितना एक इंडियन प्लेयर पे होता है। जरूर एक फॉरेन प्लेयर की आईपीएल की परफॉर्मेंस से उनकी इंटरनेशनल प्लेस भी जस्टिफाई करी जा सकती है, पर एक इंडियन प्लेयर जैसा प्रेशर तो नहीं हो सकता ना। और ये प्रेशर कितना ज्यादा है वो यशस्वी जायसवाल के गेम में ही दिखाई दे रहा है। यशस्वी जायसवाल को पिछले सालों तक जब भी हमने रन बनाते हुए देखा है तो एटलीस्ट पावर प्ले में उनकी वो क्लास दिखाई देती थी कि वो बॉल को उसके मेरिट पे खेलते थे। पर इस गेम में और इससे पहले वाले गेम में ये बात बहुत एविडेंट थी कि यशस्वी जायसवाल हर बॉल पे हार्ड जा रहे हैं, हर बॉल को 30 यार्ड सर्कल पार करके चौका या छक्का लगाना चाह रहे हैं, जैसे वो एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, जैसे वो अभिषेक शर्मा की तरह खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि ये बात भी बहुत एविडेंट है कि यशस्वी जायसवाल को टी20 क्रिकेट में भी अपनी जगह बनानी है, और वो जगह तभी बनेगी जब एटलीस्ट इस इंडियन प्रीमियर लीग के एडिशन में वो अभिषेक शर्मा से बेटर परफॉर्म करते हैं, अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन बनाकर दिखाते हैं। और अब इस पॉइंट को प्रूव करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल ना जाने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही भूल गए हैं। अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन बैटर की तरह राजस्थान रॉयल्स को कैरी करेंगे तो वो एनीवे उनको बाकी सारे बैटर से एकदम अलग कर देगा। और यशस्वी जायसवाल को वो बात समझ नहीं आ रही है क्योंकि जब कप्तान रियान पराग आउट हो गए तो उसके अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को भी एक बड़ा शॉट मारने की जरूरत क्या थी। ये बात उनको क्यों समझ नहीं आई कि जब संजू सैमसन पहले आउट हो गए, उसके बाद कप्तान रियान पराग आउट हो गए, तो अब यशस्वी जायसवाल इकलौते इंडियन नोटेबल प्लेयर थे राजस्थान रॉयल्स के जिसको वो इनिंग संभालनी जरूरी थी। एक बार जब यशस्वी जायसवाल भी आउट हुए तो उसी के अगले ओवर में वानिंदु हसारंगा भी आउट और उसके अगले ओवर में नीतीश राणा भी आउट, और यहीं से राजस्थान का बैटिंग डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अच्छा, बैलेंस वैसे राजस्थान रॉयल्स का सिर्फ उनकी बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी ऑफ ही है, क्योंकि बैटर्स अगर आपके सारे इंडियन है तो बॉलर्स आपके मेजॉरिटी ओवरसीज हैं। 5 में से 3 मेन बॉलर्स आपके फॉरेन हैं, जोफ्रा आर्चर, वानिंदु हसारंगा और महेश तीक्षाना। 2 इंडियन बॉलर जरूर हैं, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा, पर मैं पर्सनली तुषार देशपांडे को बहुत हाईली रेट नहीं करता हूं क्योंकि जरूर वो आपको विकेट लेकर जरूर देते हैं, मगर उनकी एवरेज इकोनॉमी ही 9.7 की है, तो एसआरएच से 280 रन लगवाने के लिए आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। और जोफ्रा आर्चर के लिए अब मैं सोचता हूं कि ऑक्शन के बाद लोगों ने आके कहा था कि ट्रेंट बोल्ट को अगर जाने दिया तो क्या हो गया, जोफ्रा आर्चर एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ही तो है। और जोफ्रा आर्चर के लिए कुछ खास बुरा नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी बॉलर्स की पिटाई हो रही है, मगर जोफ्रा आर्चर तो किसी नेक्स्ट लेवल पे ही जा चुके हैं और इनमें से किसी भी बॉलर के पास कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। सबसे खराब बात राजस्थान की बॉलिंग की पिछले 2 मैचेस में ये रही है कि उन्होंने 28 एक्स्ट्रास कंसीड करे हैं। जहां महेश तीक्षणा ने पहले मैच में इतनी नो बॉल करी, वाइड के पंजे दिए, इस गेम में भी महेश तीक्षणा ने वाइड और उसके चौके दिए, तो ये डिसिप्लिन अगर राजस्थान की बॉलिंग में है तो आपके बेसिक्स ही बिल्कुल क्लियर नहीं है। 2 मैचेस में आप सिर्फ 8 विकेट ले पाए हैं सामने वाली टीम की, जिसमें से 6 आपने एसआरएच के बैटर्स को आउट किया था। कब? जब वो 280 रन से ज्यादा बोर्ड पे ऑलरेडी लगा चुके थे। और केकेआर के अगेंस्ट अगर आप 150 रन भी डिफेंड कर रहे हैं तो भी आप सिर्फ 2 ही विकेट ले पाए, तो मैच में आपकी कोई फाइट थी ही नहीं। राजस्थान की स्क्वाड के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है जो ये पिक और चेंज करके कुछ मिरेकल कर सकते हैं या स्क्वाड में कोई बहुत मेजर चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से इनके फॉर्च्यून बदल जाएं, पर जरूर इन्हीं प्लेयर से अब इनको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, खासकर अपने इंडियन बैटिंग लाइनअप से, कि वो थोड़ा फायर करे, ओनरशिप ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इनके बॉलर्स के लिए इतना रूम दें कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 200 रन से ऊपर तो आपको बनाने ही है, ताकि बॉलर्स के पास बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रन हो। जहां तक बात केकेआर की है तो अब ये डिफेंडिंग चैंपियन टीम के चैंपियन खिलाड़ियों को एक जीत से वो कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा, क्योंकि इस बात से घबराहट तो जरूर हुई होगी कि इस गेम में सुनील नारायण नहीं खेलने वाले, पर कप्तान रहाणे ने और केकेआर की मैनेजमेंट ने टीम के बैलेंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, किसी भी प्लेयर के दिमाग से नहीं खेला और बस मोइन अली को यह सिंपल मैसेज दे दिया होगा कि आप सुनील नारायण की जगह खेल रहे हैं तो उन्हीं की जगह बैटिंग भी करेंगे, उन्हीं का बॉलिंग रोल भी निभाएंगे, और जब वो वापस आ जाएंगे तो शायद वापस मोइन अली को बाहर ही बैठना पड़ेगा। कप्तान रहाणे के आरसीबी वाले गेम में जो वो हार गए, उसमें जो प्लान्स थे
वही सेम प्लान्स को ये दूसरे गेम में भी कैरी फॉरवर्ड किया, अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने बॉलर्स को बैक किया, क्योंकि वैभव अरोड़ा और स्पेंसर जॉनसन से ही वापस गेम की शुरुआत कराई। ऐसा नहीं सोचा कि हर्षित राणा से करा सकते हैं, क्योंकि वैभव राणा और उनकी इन स्विंग और बॉल को लहराने की एबिलिटी को बिल्कुल बैक किया और स्पेंसर जॉनसन की हाइट और उनके बाउंस को भी बैक किया। वैभव अरोड़ा ने इस बार डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि जो फुल बॉल्स वो बिल्कुल आरसीबी में फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली के बैट के नीचे कर रहे थे, एटलीस्ट इस गेम में संजू सैमसन के अगेंस्ट उन्होंने अपनी लेंथ को वेरी किया। अगर अपने दूसरे ओवर में ही उन्होंने पहली बॉल संजू सैमसन को थोड़ी शॉर्ट करी, सैमसन ने आगे बढ़ के उनको कवर्स के ऊपर से मारा, तो उसी ओवर में बाद में बॉल को थोड़ा फुल किया और संजू सैमसन को डिसीव करके उनको बोल्ड मारा। अपने बॉलर्स को बिल्कुल बाखूबी यूज किया, क्योंकि अगर पहले गेम में हर्षित राणा से पहला ओवर छठा डलवाया था और उनका दूसरा ओवर 13वां ओवर था, तो इस बार हर्षित राणा को चौथे ओवर में ही इंट्रोड्यूस कर दिया। जब केकेआर खेलती है तो पूरी उम्मीद उनके स्पिनर्स से होती है, पर इस गेम में उनके फास्ट बॉलर्स ने मिलकर 5 विकेट ली और स्पिनर्स ने 4 विकेट ली, और ये आने वाले गेम्स में केकेआर के लिए एक पॉजिटिव प्लस होने ही वाला है। चेज करते हुए बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ आराम से उसको संभाला, क्योंकि ये 150 रन वाले चेजेस ही सबसे ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं, मगर केकेआर ने किसी भी पॉइंट पे पैनिक नहीं किया। और सबसे बड़ा पॉजिटिव अब उनके लिए क्विंटन डिकॉक की फॉर्म है, क्योंकि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इस बात को समझा कि जरूर अब रन इतने बड़े नहीं है तो उनपे कोई खास प्रेशर नहीं है, आराम से अपनी गेम को संभाल सकते हैं, क्योंकि जानते थे अगर खड़े रहेंगे तो रन बन ही जाएंगे। और अब ये क्विंटन डिकॉक के 97 केकेआर और उनको खुद इतना कॉन्फिडेंस देंगे आने वाले गेम्स के लिए कि अगर कोई टीम इनके अगेंस्ट बड़े रन बना भी देती है या अब दोबारा क्विंटन डिकॉक किसी और बेटर बैटिंग पिच पे खेलने आएंगे तो जरूर इससे भी ज्यादा रन करके दिखा सकते हैं और इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि केकेआर को इसी की जरूरत थी। क्योंकि लास्ट ईयर केकेआर के लिए उनका ओपनिंग पेयर ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। जब फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण खेलने आते थे तो हर गेम में दोनों में से कोई एक ना एक बड़े रन करके दिखाता था, और उसका एग्जांपल यही है कि केकेआर ने जितने मैचेस में लास्ट ईयर चेस करा था, किसी भी गेम में आंड्रे रसल की बैटिंग नहीं आई थी। और हम सब जानते हैं कि केकेआर ने ओवर द इयर्स आंड्रे रसल पे इम्पॉसिबल चेजेस को पॉसिबल करने के लिए कितना डिपेंड किया था, बट अगर उनकी बैटिंग ही नहीं आई तो मतलब टॉप ऑर्डर सारे रन कर देता था। और इस बार अगर क्विंटन डिकॉक भी उसी फॉर्म के साथ एटलीस्ट केकेआर को शुरू में वो अच्छी शुरुआत दे पाएंगे तो जरूर केकेआर वापस पिछले साल के अपने हीरोइक्स को रिपीट भी कर पाएगी। राजस्थान रॉयल्स से इस गेम में फाइट की उम्मीद हम सबको थी, क्योंकि वो 200-250 रन वाले गेम्स देखने के बाद हम सब चाहते थे कि एक 150 रन वाली वो ट्रिकी चेस देखने को भी मिल जाए, क्योंकि जब आईपीएल में ये 160 150 वाले मैचेस में गेम डिफेंड हो जाता है तब आईपीएल का असली मजा आना शुरू होता है। और भले ही राजस्थान की अब साइड कोई भी हो, उनके पास राहुल द्रविड़ उनकी मैनेजमेंट में है, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, संजू सैमसन जैसे कैरेक्टर्स हैं, ध्रुव जुरैल हैं, नीतीश राणा है, तो अब इस टीम को अपने आप में वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि अब जो भले ही स्क्वाड हमने बनाई है पर हमें ही वो कमबैक पॉसिबल करके दिखानी है, और राजस्थान के पास वो खिलाड़ी हैं जो ये कमबैक को पॉसिबल भी कर सकते हैं। केकेआर अपना पहला गेम हार जरूर गई, पर ये दूसरे मैच में जीत इतनी डोमिनेंट थी कि अब उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करती जरूर दिखाई दे रही है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि राजस्थान रॉयल्स के साथ आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम चल क्या रही है और किस तरीके से सीजन में अब वो कमबैक कर पाएंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तो हर गेम के बाद आके आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।